अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं यह मान के चल रहा हूं कि इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट आपने जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखिए। मैं आपको पक्के तौर पे कह सकता हूं कि आपका समय व्यर्थ नहीं होगा। साथियों नमस्कार, मेरा नाम है रवि कुमार और आज इस वीडियो में हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है हमारे देश का प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम और उसके साथ ही प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम को लेकर हमारे समाज में फैली हुई मेंटालिटी या मानसिकता। इस बात के पर्याप्त प्रमाण हैं हमारे पास कि हमारे देश का प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम बहुत बुरी हालत में है। वैसे तो पूरा ही एजुकेशन सिस्टम रसातल में घुसा जा रहा है जिसका ज्यादातर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन उसमें भी प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम की हालत ऐसी है कि इसके बारे में कोई भी किसी भी स्तर पर कहीं भी कोई डिस्कशन नहीं होता। हायर एजुकेशन के बारे में तो कभी कभार न्यूज चैनल्स की डिबेट में पॉलिटिशियंस, इंडस्ट्रियलिस्ट्स या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या हमारे देश के जो बड़े बड़े विद्वान हैं कभी कभार इसके बारे में डिस्कशन कर भी लेते हैं और कई बार इसकी क्वालिटी पर भी डिस्कशन होता है। लेकिन प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे इस देश में प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। और अगर कभी गाहे बगाहे इसके बारे में कोई डिस्कशन हुआ भी तो ज्यादातर वो स्कूलों की खस्ता हालत, टूटी हुई बिल्डिंग्स और खराब व्यवस्था की ही बातचीत हो रही होती है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारे देश में हर साल और पूरे साल भर चुनावी माहौल ही रहता है। कभी आपने सोचा है कि इस लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी और इस चुनाव की असल कीमत कौन चुकाता है? आपको क्या लगता है ये जो पूरा इतना बड़ा महाकुंभ होता है चुनाव का, इसमें जो लोग अपनी सेवाएं दे रहे होते हैं वो लोग कौन होते हैं? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस देश के किसी भी कोने में कोई भी चुनाव हो रहा हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हो रहा हो, स्टेट गवर्नमेंट के लिए हो रहा हो, नगर पालिका हो रहा हो, पंचायत हो रहा हो, कोई भी चुनाव हो रहा हो, इसमें सेवाएं देने वाले ज्यादातर लोग प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल के टीचर्स होते हैं। क्योंकि हमारे संविधान के लिए या हमारे जो नियम है चुनाव के, उसमें यह साफ कहा गया है कि शिक्षकों की सेवाएं चुनावी ड्यूटी में लगाई जा सकती हैं, ली जा सकती हैं। लेकिन कितनी? कई बार यह देखने में आता है कि अगर एक साल में तीनों चुनाव एक साथ पड़ गए, यानी कि सेंट्रल का भी चुनाव है, स्टेट का भी चुनाव है और पंचायत चुनाव भी है, पूरे साल भर टीचर अपने स्कूल नहीं जा पाते हैं, अपने बच्चों से मिल नहीं पाते और मिलते भी हैं तो महीने में कुछ दिनों के लिए। इस पूरे डेमोक्रेसी का असल बोझ हमारे बच्चों के भविष्य पे पड़ता है, उनके पढ़ने लिखने पर पड़ता है। और सिर्फ चुनावी ड्यूटी में ही नहीं, चुनावी ड्यूटी सिर्फ चुनाव के समय नहीं होती है, चुनावी ड्यूटी चुनाव से पहले भी होती है, जब बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी बीएलओ की ड्यूटी में होते हैं, जब वो मतदाता सूची बना रहे होते हैं, लोगों का वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं, कई कई दिनों तक वो स्कूलों में नहीं जाते। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये लगभग हर राज्य की स्थिति है कि जिन स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक है, उस शिक्षक को भी कई बार चुनावी ड्यूटी में लगा दिया जाता है और फिर वो विद्यालय बिना शिक्षक के चल रहा होता है। मैं डेली जितने भी डिबेट्स, वीडियोस और इंटरनेट पे जो कुछ भी मटेरियल देखता हूं, कंज्यूम करता हूं, मैंने अभी तक यही पाया है कि किसी को भी यह जानने में इंटरेस्ट नहीं है कि प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन के मामले में हमारे देश का विश्व के बाकी देशों की तुलना में क्या स्थिति है। 2009 में भारत ने पीसा यानी कि प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट द्वारा आयोजित एक ग्लोबल टेस्ट में भाग लिया था, जिसमें 74 देशों में भारत का 72वां स्थान था। उसके बाद भारत ने यह निर्णय लिया कि हम इस टेस्ट में आगे से पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। इस टेस्ट के बारे में एक मजेदार बात और है कि इस टेस्ट में 2 राज्यों ने पार्टिसिपेट किया था, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। और
हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के टॉप के स्कूलों ने इस टेस्ट में पार्टिसिपेट किया था, तब हमारा 72वां स्थान आया था। जो देश हमसे इकोनॉमिकली बहुत पीछे हैं, वहां का एजुकेशन सिस्टम भी हमसे कहीं बेहतर है। हम दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए हैं, लेकिन एजुकेशन के मामले में वर्ल्ड बैंक की 2016 की रिपोर्ट यह बताती है कि हम दुनिया के 100 देशों से पीछे हैं। मतलब वियतनाम, थाईलैंड, कुवैत, मैक्सिको, ब्राजील, श्रीलंका तक 2016 तक हमसे आगे थे। हां, पाकिस्तान उस समय भी हमसे पीछे था और शायद अभी भी हमसे पीछे है। लेकिन अगर यह सुनकर आपको संतुष्टि हो जाती है, आपको संतुष्टि मिल जाती है, तो मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि इस वीडियो को आगे ना देखें। यह तो हुई समस्या, लेकिन आपको क्या लगता है इस समस्या की जड़ कहां है? थोड़ा सोचिए। चलिए मैं बता देता हूं। इस समस्या की पहली जड़ है हमारा गुलामी के दिनों वाला एजुकेशन सिस्टम। ये पूरा प्राइमरी, एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों ने आज से 250 साल पहले शुरू किया था। क्यों और कैसे शुरू किया था, इसके बारे में यदि आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम की हिस्ट्री पर आधारित 4 वीडियोस मैंने तैयार किए हैं, जिनमें बहुत डिटेल में मैंने ये बताया है कि अंग्रेजों ने अपना एजुकेशन सिस्टम क्यों शुरू किया था और कैसे शुरू किया था। आप वहां जाकर उसे देख और समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो हम जानते हैं कि पूरा एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों ने शुरू किया और बाद में यानी आजादी के बाद इसमें बहुत सारे सुधार करने की कोशिश की गई। लेकिन मुझे एक बात बताइए साहब कि एक जर्जर हो चुकी, गिरने की हालत वाली बिल्डिंग में आप कब तक मरम्मत का काम करवाएंगे? कब तक उस पर नया रंग रोगन करवाते रहेंगे? उससे बिल्डिंग तो बदल नहीं जाएगी और बिल्डिंग की हालत नहीं ठीक हो जाएगी। इस बिल्डिंग को मरम्मत की नहीं, नींव से पूरी तरह बदलने की जरूरत है। एक और एग्जांपल से इसे समझिए। अंग्रेजों का स्कूल नहीं होता था, वो एक जेल हुआ करता था जहां गुलाम तैयार किए जाते थे। अब उसी सिस्टम का इस्तेमाल हम कर रहे हैं अपने बच्चों का फ्यूचर तैयार करने के लिए। साहब, जिस मशीन से सिर्फ रोबोट तैयार किए जा सकते हैं, आप उस मशीन से साइंटिस्ट्स, आर्किटेक्ट्स, एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिस्ट्स, लीडर्स कैसे बनाओगे? चाहे आप उस मशीन के सारे पुर्जे बदल दो, लेकिन मशीन तो रोबोट बनाने का ही काम करती है ना। आप उससे इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र तरीके से सोचने वाला इंसान बनाओगे कैसे? या शायद आप आर्किटेक्ट्स, लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन और आर्टिस्ट्स यानी स्वतंत्र रूप से सोचने वाले समझदार लोग बनाना ही नहीं चाहते हो। आप भी चाहते हो कि गुलाम ही तैयार हो ताकि वो हमारी बात मानते रहें। समस्या की दूसरी जड़ है हम इंडियंस की मेंटालिटी। हमें लगता है कि प्राइमरी और एलिमेंट्री कक्षाओं में तो बच्चे पढ़ ही लेते हैं, इंपॉर्टेंट है कि हम ऊपर की कक्षाओं में फोकस करें। आज भी इस देश की एक बड़ी आबादी है जो प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन को सीरियसली नहीं लेती। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। बिना चलना सिखाए आप किसी को ओलंपिक में दौड़ने की ट्रेनिंग दे पाएंगे क्या? हम एज अ कंट्री अपने बच्चों को ठीक से बेसिक मैथ्स, बेसिक लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस नहीं सिखा पा रहे हैं, तो उनको आगे के सब्जेक्ट्स कैसे सिखाएंगे? यही वजह है कि कक्षा पहली में टोटल जितने बच्चे दाखिला लेते हैं उसमें से 50% से भी ज्यादा बच्चे 10वीं तक नहीं आते। वो उसके पहले ही विद्यालय छोड़ चुके होते क्योंकि कुछ समझ ही में नहीं आ रहा होता है। उन्होंने प्राइमरी में कुछ सीखा ही नहीं है, तो 8वीं, 9वीं, 10वीं की पढ़ाई करेंगे कैसे? हमारे देश के बहुत सारे नेता करोड़ों रुपए फूंक कर फिनलैंड जाते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि फलाना मिनिस्टर या फलाना एजुकेशन मिनिस्टर इस राज्य के, इस देश के, उस जगह के फिनलैंड गए हैं वहां के एजुकेशन सिस्टम को समझने। यह बात अलग है कि आज तक कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन कभी सोचा है वो वहां जाते क्यों हैं? फिनलैंड और उसकी तरह ही टॉप के 10
कंट्रीज जो एजुकेशन में टॉप 10 में आते हैं, वो सभी अपने प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। फिनलैंड का ही अगर एग्जांपल लें तो फिनलैंड में जो सबसे ज्यादा क्वालिफाइड लोग होते हैं वो प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन में पढ़ाते हैं। और हमारे देश में क्या होता है, हमारे देश में कई बार योजना बनाते समय अधिकारी और नेतागण कहते हैं कि भाई जो 5वीं पास है वो पहली को तो पढ़ा ही सकता है, जो 10वीं पास है वो 5वीं वाले को आराम से पढ़ा सकता है, जो 12वीं पास है वो 8वीं वाले को तो बहुत आराम से पढ़ा सकता है। नहीं, नहीं पढ़ा सकता, यह सरासर गलत है। ऐसे तो आप कह देंगे भैया जो एमएससी है बायोलॉजी में वो छोटी मोटी सर्जरी तो कर ही लेगा। हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में आप किसी से भी पूछ लीजिए, जो भी व्यक्ति ज्यादा क्वालिफाइड है वो छोटे बच्चों के साथ काम करने को तैयार ही नहीं होता। उसको लगता है कि मैं तो इतना ज्ञानी आदमी, मुझे तो बड़े बच्चों के साथ काम करना चाहिए, मैं तो हायर क्लासेस पढ़ाऊंगा या कॉलेज में पढ़ाना चाहिए मुझे। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि छोटे पौधों को सबसे ज्यादा देखभाल और एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। जो पौधे थोड़े बड़े हो चुके होते हैं उनके सरवाइव करने की संभावना ज्यादा होती है, छोटे पौधों की सरवाइव करने की संभावना कम होती है, इसलिए उन्हें ज्यादा देखभाल और एक एक्सपर्ट व्यक्ति की जरूरत होती है। लेकिन नहीं साहब, सबको सेकेंडरी या कॉलेज ही पढ़ाना है। जानते हैं क्यों? क्योंकि लोगों की मेंटालिटी बन चुकी है कि हायर क्लासेस में पैसा ज्यादा है, वहां प्राइमरी की अपेक्षा रिस्पेक्ट भी ज्यादा है, जबकि ऐसा नहीं है। रिस्पेक्ट सभी शिक्षकों की बराबर ही है। और सबसे बड़ा रीजन कि हायर क्लासेस में कुछ लोगों का मानना है कि हायर क्लासेस में मेहनत कम है। यह बात अलग है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं कि किसी भी शिक्षकीय कार्य में मेहनत कम है, वो लोग निहायत मूर्ख हैं। और ऐसे लोगों को किसी भी तरह के शिक्षकीय कार्य से दूर रहना चाहिए या उन्हें उस शिक्षकीय कार्य को करने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो इसी मेंटालिटी के साथ आ रहे भैया मेहनत कम करनी पड़ेगी, जबकि पढ़ाना लिखाना आसान काम नहीं है। हां, यह सही है कि आप जितने ऊपर की कक्षाओं में पढ़ाएंगे उतने सीनियर माने जाते हैं और उतना ज्यादा पैसा मिलता है। लेकिन यही तो वो अंग्रेजों वाली व्यवस्था है जिसे बदलने की जरूरत है। तो कुल जमा कहने का तात्पर्य यह है कि एक देश, एक समाज, एक छोटे परिवार और एक व्यक्ति के रूप में यदि हम छोटी कक्षाओं, प्राइमरी, एलिमेंट्री के एजुकेशन सिस्टम को ठीक से समझते नहीं हैं, उसे उतना महत्व नहीं देते जितना देने की जरूरत है, तो चाहे हम कितने भी रिसोर्सेज, कितना भी पैसा, कितना भी समय और कितना भी मेहनत हायर क्लासेस पर खर्च कर ले, इससे बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा। हां, कुछ लोग अभी भी ये कहेंगे कि हमारे देश के छात्र पूरी दुनिया का में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, लेकिन उन साथियों से मैं ये कहना चाहूंगा कि एक बार थोड़ा ढूंढने की कोशिश कीजिए कि कक्षा पहली में इस देश में कुल कितने छात्र एडमिशन लेते हैं और उसमें से कितने छात्र 5वीं पास करते हैं, कितने 8वीं पास करते हैं, कितने 10वीं पास करते हैं, कितने 12वीं पास करते हैं, कितने ग्रेजुएशन करते हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं और कितने पीएचडी करते हैं। आपको यह रियलाइज होगा कि पहली और आखिरी कक्षा की पढ़ाई में छात्रों की संख्या में कितना ज्यादा अंतर है। यह अंतर क्यों है? क्या यह सिर्फ इसलिए कि कुछ छात्र काम करने के लिए या पैसा कमाने के लिए पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं? नहीं, इस अंतर का एक बड़ा रीजन यह है कि हमारे देश में पहली से 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं तक की पढ़ाई पर बहुत ज्यादा ध्यान आज भी नहीं दिया जाता। मेरे आगे आने वाले वीडियोस में मैं उन विषयों पर फोकस करने की कोशिश करूंगा जो इस बात को सुनिश्चित कर सकते हैं कि कक्षा यानी प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन में एजुकेशन किस तरह का होना चाहिए,
सीखने के प्रति नजरिया क्या होना चाहिए, सिखाने का तरीका क्या होना चाहिए, क्लास में हमारा स्वयं का व्यवहार या शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्या बच्चे जो गलतियां करते हैं वो वास्तव में उनकी गलतियां होती हैं या सीखने का एक तरीका होता है। ऐसे तमाम विषयों पर मैं अपने आने वाले वीडियोस में डिस्कशन करूंगा। लेकिन इन वीडियोस पर जाने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि हम एक बार अपने प्राइमरी और एलिमेंट्री एजुकेशन सिस्टम के बारे में सीरियसली सोचना शुरू करें। आपने मेरा यह वीडियो पूरा देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो पर आप अपने कमेंट्स जरूर दें। आप यह बताएं कि इस वीडियो में आपको क्या ठीक लगा और क्या ठीक नहीं लगा, मैं और किन चीजों पर, किन विषयों पर वीडियो बना सकता हूं। तो चलिए, अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और हां, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।